नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय है नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान हम पिछले 2 अंशों में अध्ययन कर चुके हैं और उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसका प्रथम प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो कहानी है नमक का दरोगा। इस कहानी का प्रमुख पात्र है, नायक है मुंशी बंशीधर, वह हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त आपको जो पात्र प्रभावित करता है वो आप लिख सकते हैं, किंतु उसके साथ ये भी विवरण प्रस्तुत करना होगा कि वो पात्र आपको प्रभावित क्यों करता है। तो ये उचित रूप यही है कि कहानी का नायक मुंशी बंशीधर सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। तो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने वाला यह व्यक्ति है जो दरोगा की पोस्ट पर कार्यरत है, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने पंडित आलोपीदीन, दातागंज जैसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। पंडित आलोपीदीन जो हैं वो गैर कानूनी रूप से अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और सभी जो बड़े प्रतिष्ठित लोग थे या कानून व्यवस्था के जो लोग थे, कानून व्यवस्था में कार्यरत लोग थे, वो अधिकांश उसकी जी हुजूरी करते थे, अर्थात वो उनको रिश्वत देते थे और वो उनकी आज्ञा का पालन करता था। किंतु मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा की पालना करने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने गैर कानूनी रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति आलोपीदीन दातागंज को गिरफ्तार कर लिया था और आखिरकार पंडित आलोपीदीन भी उसकी दृढ़ता से मुक्त हो जाते हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से मुग्ध होकर और वो उन्हें अपने ही पास मैनेजर की नौकरी के लिए उन्हें ऑफर करते हैं कि मुझे इस प्रकार के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभरकर सामने आते हैं? तो पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित 2 पहलू उभरकर सामने आते हैं। प्रथम पहलू है कि पैसा कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति। कि पंडित आलोपीदीन धन अर्जित करने के लिए गैर कानूनी रूप से व्यापार करता था, इसलिए उसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा गया है। तो लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में वह सफेद पोश व्यक्ति था, अर्थात शरीफ बना फिरता रहता था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है कि बाहर से तो वो सफेद पोश दिखाई देता था, लेकिन अंदर से ही वो भ्रष्ट व्यक्ति था, गैर कानूनी रूप से कार्य करता था। और इसका दूसरा पहलू है, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाले व्यक्ति है। तो उसने पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य परायणता को देखकर अपने पास मैनेजर पद के लिए उसे नियुक्ति का ऑफर दिया गया। तो इस प्रकार से 2 पहलू हमारे सामने आते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संबंध में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो ये पात्र हैं कि वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़, ये समाज की किस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, ये पूछा गया है। तो सर्वप्रथम वृद्ध मुंशी की चर्चा करते हैं कि वृद्ध मुंशी समाज में धन की महत्ता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं।
कि वो ऐसे सच्चाई को व्यक्त करते हैं कि जो रिश्वत पर जीवन जीने वाले भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसे सदैव प्यास बुझती है। तो उसने बताया था कि मासिक वेतन जो है वो पूर्ण मासिक चांद के समान होता है। जैसे पूर्ण मासिक का चांद धीरे धीरे घट जाता है, उसी प्रकार से मासिक वेतन भी माह के अंत तक घटता हुआ समाप्त हो जाता है। और जो ऊपरी आय होती है, रिश्वत होती है, वो जल के बहते हुए स्रोत के समान है, अर्थात वो निरंतर हमें प्राप्त होती रहती है। अगला है वकील। तो वकील आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील का वैसे वास्तविक जो कर्म होता है वो न्याय की रक्षा करना होता है, न्याय के साथ खड़े रहकर और न्याय के क्षेत्र में युद्ध करना होता है। किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। वकील जो है वो केवल धन अर्जित करना ही जानते हैं, चाहे वो झूठ के साथ खड़े हों या सत्य के साथ खड़े हों। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के अलोपीदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है, जबकि यहाँ अलोपीदीन गैर कानूनी रूप से व्यापार करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति है। तो अगला जो है वो बताया गया है कि शहर की भीड़। तो शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा देती है। तो पाठ में एक स्थान पर कहा गया है कि भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों तीनों जो थे पात्र, ये समाज की स्थिति को उजागर करते हैं। प्रथम जो है वृद्ध मुंशी, वो भ्रष्ट व्यक्ति की समाज को उजागर करता है, समाज में भ्रष्ट व्यक्ति को उजागर करता है कि किस प्रकार से रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं। दूसरा जो वकील है, वकील भी वकीलों की जो भ्रष्टता है, अर्थात वो इस न्याय के क्षेत्र में न्याय के साथ न होकर अन्याय के साथ भी लड़ लेते हैं धन अर्जित करने के लिए। तो उनके धन अर्जित करने की इस परंपरा को उजागर किया गया है। और तीसरा है शहर की भीड़, कि इस प्रकार से शहर की भीड़ जो है वो ये दर्शित करती है कि किस प्रकार से दूसरों के दुखों में लोग तमाशा बनाकर मजा लेते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। जो गद्यांश दिया हुआ है, नौकरी में ओहदे की ओर, ओहदे अर्थात पद या डेजिग्नेशन की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, रिश्वत हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, और इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो ये वृद्ध मुंशी अपने पुत्र मुंशी बंशीधर को समझाते हुए कहते हैं, जो प्रथम प्रश्न में पूछा भी गया है कि यह किसकी उक्ति है, तो ये उक्ति वृद्ध मुंशी की है, जो अपने पुत्र मुंशी बंशीधर को समझाते हुए कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है। कि जिस प्रकार से पूर्ण मासिक का चांद, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से पूर्ण मासिक का चांद धीरे धीरे छोटा होता होता एक दिन लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार से मासिक वेतन भी खर्च होते होते एक दिन समाप्त हो जाता है। क्या आप क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? नहीं, हम पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं है, क्योंकि पिता
जो है वो भ्रष्टाचार में, अब पिता जो है वृद्ध मुंशी, वह अपने पुत्र मुंशी वंशीधर को भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और रिश्वत लेने के लिए कह रहा है, जबकि हम इस वक्तव्य से, इस विचार से सहमत नहीं है। तो इनके आंसर भी दिए गए हैं कि प्रथम का आंसर है, यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी ने कही थी या उनकी है, जो अपने पुत्र वंशीधर को कह रहे हैं। और दूसरा है कि मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है, कि मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और मासिक वेतन भी एक दिन प्राप्त होता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है, जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वह खर्च होता जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। तो ये पूछा गया है इस अध्याय में कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो नहीं, हम इस वक्तव्य से, इस विचार से सहमत नहीं है। मैं एक पिता के इस वक्तव्य से या विचार से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और नहीं देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो इसके अन्य दो शीर्षक भी हो सकते हैं जो यहाँ दिए गए हैं। पहला शीर्षक है ईमानदारी का फल, जो कि मुंशी वंशीधर को प्राप्त होता है। तो ईमानदारी का फल हमेशा सुखद ही होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयों को सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल प्राप्त होता है, क्योंकि उन्हें भारी तनख्वाह पर और एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पर अपने संपूर्ण जायदाद का मैनेजर पद के लिए नियुक्त करता है पंडित आलोपीदीन। और दूसरा शीर्षक हो सकता है भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। तो यह भ्रष्टाचार संकेत करता है पंडित आलोपीदीन के साम्राज्य को, और न्याय व्यवस्था किस प्रकार से, न्याय व्यवस्था यहाँ है कि लोग घूसखोरी से न्याय को परिवर्तित कर देते हैं। जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है, अपराधी होता है पंडित आलोपीदीन, उसे रिश्वत लेकर या घूस लेकर उसे बरी कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत आलोपीदीन का साथ देते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी के दो शीर्षक और हो सकते हैं, ईमानदारी का फल और भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? तो कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आलोपीदीन प्रभावित हो गए थे। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आलोपीदीन स्वयं प्रभावित हो गए थे, और दूसरा कारण ये कि वो आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। अगला प्रश्न है, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सुहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो ये बिल्कुल उचित नहीं था। वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं आलोपीदीन के प्रति कृतज्ञता, आभार का भाव दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई, भ्रष्ट रूप से कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? तो ऐसे बहुत सारे विभाग हैं
जिन पर ऊपरी आय आती रहती है, इसलिए रिश्वत अधिक मिलती है, इसलिए लोग उनको प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। तो वर्तमान समाज में ऐसे पद हैं: आयकर विभाग, बिक्री कर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई या रिश्वत मिलने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है: पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, व्यर्थ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई है, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। तो ये प्रश्न दिए गए हैं तीनों, कि जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, दूसरा जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, और तीसरा है पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा। आप इस दोनों को समान मानते हैं? क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो प्रथम प्रश्न का जवाब देखते हैं। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा होगा, कि जब मैंने देखा पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। तो और भी बहुत सारी होते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अभद्रता का व्यवहार करते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि इनका जो पढ़ना लिखना है, वो शिक्षा है, वो व्यर्थ ही गई। दूसरा है कि सार्थक कब हुआ पढ़ना लिखना, कि जब हम पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं, तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा। तो पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। साक्षरता जो है वो केवल साक्षर के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात केवल पढ़ना और लिखने के लिए ही प्रयुक्त होता है, जबकि यहाँ पढ़ना लिखना जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो शिक्षा के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है: लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है: इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उपर्युक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। जो ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने विचार यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसी क्यों नहीं होते, जो अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिला सके। अगला प्रश्न है, समझाइए तो जरा। इससे संबंधित प्रथम प्रश्न है कि इन पंक्तियों को समझाना है, स्पष्ट करना है, अ से स्पष्ट करना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसमें नौकरी के ओहदे, पद, डेजिग्नेशन, पदवी और उससे जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है, अर्थात रिश्वत को दिया गया है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहां ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत प्राप्त हो सके। इसी का दूसरा प्रश्न है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो इसका
आज से स्पष्ट करना है कि मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग से अपने आप को दूर रखने के लिए वंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानता है। अगला प्रश्न है कि तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया था, तो इसका आज से स्पष्ट करना है। वंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कुछ तो गलत हुआ है, गड़बड़ हो रही है। उन्होंने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियां ले जाएगा, और इस तर्क से उनका भ्रम पुष्ट हो गया। अर्थात ये जो तर्क सोच रहे थे, वो जो वहम था उनको, वो वहम पक्का साबित हो गया। वास्तविकता में ऐसा ही हुआ। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें जैसे चाहती वैसे न चाहती। तो न्याय नीति जो है वो लक्ष्मी अर्थात धन के अनुसार ही चलते हैं। जैसा धन संपन्न लोग जैसा उनको चलाना चाहते हैं उसी प्रकार से वो चलते हैं। आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्तियों के पक्ष में लड़ते हैं, तभी आलोपी दीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कि जब पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार किया गया था मुंशी वंशीधर के द्वारा, तो रात्रि का समय था, लेकिन सुबह जब प्रातःकाल ही लोगों के पास ये समाचार पहुंच गया था, सभी लोगों के पास ये समाचार पहुंच गया था कि पंडित आलोपी दीन गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इसी संदर्भ में ये कहा है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अर्थात रात्रि के समय दुनिया सोई हुई थी, लेकिन लोग इस प्रकार से टीका टिप्पणी करने से नहीं रुकते थे। अर्थात उनकी ये बात समस्त जगहों पर फैल गई थी। पंडित आलोपी दीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि खबर सब जगह फैल गई थी। दुनिया की जबान टीका टिप्पणी करने से दिन हो या रात हो रुकती नहीं है। इसी का अगला है कि खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गए। तो ये वृद्ध मुंशी जी ने अपने पुत्र के लिए कहा है कि जब वो रिश्वत न लेकर ऊपर की आय अर्जित न करके और पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेता है, उस संदर्भ में कहा है कि वृद्ध मुंशी जी ने अपने बेटे वंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं कि रिश्वत न लेकर और आलोपी दीन को पकड़कर वंशीधर ने गलती की, और उपर्युक्त कथन कहते हैं कि मुझे इसकी समझदारी पर, बुद्धि पर खेद है, दुख है। इसकी जो समस्त पढ़ाई लिखाई थी, शिक्षा थी, वो व्यर्थ चली गई। जो इसने इतने बड़े पदवी पर भी रिश्वत नहीं ली, ऊपरी आय अर्जित नहीं की। अगला प्रश्न है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था। तो ये बताया गया है कि धन का जो रक्षक है, या फिर कह सकते हैं कि धन का जो सहायक है, पंडित आलोपी दीन ने धर्म की रक्षा करने वाले या फिर कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का पालन करने वाले मुंशी वंशीधर को धन का प्रलोभन दिया, लेकिन मुंशी वंशीधर ने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए धन के प्रलोभन को ठुकरा दिया था, उसे पराजित कर दिया था। तो यहाँ धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया था, अर्थात धर्म की ही धन के समक्ष विजय हो गई थी। बताया है कि वंशीधर ने आलोपी दीन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकरा कर उसके धन के मिथ्या अभिमान को, कि उसका झूठा अभिमान था, उसको चूर चूर कर डाला, और धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात धर्म ने ही धन को पराजित कर दिया। तो न्याय के मैदान में धर्म और धन
में युद्ध ठन गया था। तो न्याय के मैदान में अर्थात न्यायालय में धर्म और धर्म में युद्ध चल रहा था, अर्थात दोनों तरफ की दलीलें चल रही थी। तो न्यायालय में वंशीधर और आलोपीदीन का मुकदमा चला गया। वंशीधर धर्म के लिए और आलोपीदीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहे थे। इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धर्म में युद्ध ठन गया था। तो अगला प्रश्न भाषा से संबंधित है। प्रथम है कि भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है, विचित्र है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। तो इसका जवाब है भाषा की चित्रात्मकता। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। तो इन सभी शब्दों में, तो इस प्रकार के शब्दों में भाषा की चित्रात्मकता झलकती है। तो यहाँ लोकोक्तियाँ दी गई हैं। पूर्णमासी का चांद होना, अर्थात महीने में एक बार ही प्राप्त होना या एक बार ही दिखाई देना। सुअवसर ने मोती दे दिया, अर्थात अच्छे अवसर ने या अच्छे समय ने उपलब्धि दे दी है। फिर मुहावरे दिए हुए हैं। फूले ने समाना, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना। सन्नाटा छाना, शांति या चुप्पी छा जाना। पंजे में आना, अर्थात अपनी गिरफ्त में आ जाना, वश में आ जाना। हाथ मलना, अर्थात पछतावा करना। मुंह में कालिक लगाना या बेइज्जती करना। तो इनके प्रयोग से कहानी का प्रभाव बढ़ा है। कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए आप अपनी ओर से दो विशेषण और बताइए। साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। तो कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। एक पूर्णमासी का चांद और पीर की मजार। जबकि हम यहाँ विशेषण प्रस्तुत कर रहे हैं एक दिन की खुशी, क्योंकि उस दिन बहुत खुश होते हैं। और 4 दिन की चांदनी, कुछ दिन तक वेतन आने पर 4 दिन में या कुछ दिन तक वेतन आने पर सारी चीज़ें ले ली जाती हैं और 4 दिन में सारी की सारी खर्च हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पूर्णमासी का चांद और पीर की मजार के लिए कहा गया है कि पीर की मजार में भी कभी कभी ही चादर चढ़ाई जाती है। इसका अगला प्रश्न है, बाबूजी का आशीर्वाद, सरकारी हुक्म, दातागंज के कानपुर। तो ये सभी दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियां एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इन अभिव्यक्तियों का जो अर्थ है वो संदर्भ के अनुकूल ही है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इस भाषिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हुए समझाइए। तो प्रथम बताया है बाबूजी आशीर्वाद, तो इसके लिए बताया कि बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। फिर वहाँ बताया था कि सरकारी हुक्म, जो पूछा गया वंशी जी के द्वारा, वे सरकारी हुक्म का पालन करते हैं। दातागंज के, तो पंडित जी दातागंज के रहने वाले हैं। जब मुंशी बंशीधर ने सिपाहियों से पूछा। कानपुर, यह बस कानपुर जाती है। तो ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये गाड़ियाँ कानपुर जा रही हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।